बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। फर्मी-डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमने डिराइव करना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फर्मियंस पे लगेगा। और फर्मियंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह हैं। फर्मियंस फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होती है। हाफ एच कट, 3/2 एच कट, 5/2 एच कट वगैरह होती है। और इनकी इंटरेक्शंस को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे और ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। और फर्मियंस की एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन हाफ है। हीलियम 3 है, इसकी स्पिन हाफ है। लिथियम 7, इसकी स्पिन 3/2 है। हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि वी हैव एन आइडेंटिकल फर्मियंस और इन फर्मियंस की जो नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स हैं उनको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास पहले ही मौजूद है और वो फार्मूला होता है ओमेगा इज़ इक्वल टू GI फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल इंटू GI-1 फैक्टोरियल। ये फार्मूला है। मैंने नेचुरल लॉगरिथम इसका दोनों साइडों पे ले लिया है, तो लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ GI फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल GI-NI फैक्टोरियल। यहाँ पे लॉग का फार्मूला लगा हुआ है, लॉग है m ओवर n और इसको हम खोल देंगे लॉग ऑफ m ओवर n को लॉग ऑफ m-n। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ GI नोमिनेटर के अंदर है और माइनस जो डिनोमिनेटर है उसका मैंने लॉग ले लिया। और फिर मैंने देखा कि इसकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर फिर लॉग का जो फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला है वो लग रहा है m इंटू n। तो ये खुल जाएगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n और पीछे इसके साथ जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ NI फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ GI-NI फैक्टोरियल। अब हम देखें हमारे पास जो 3 टर्म्स आई हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, उसमें पहले में भी फैक्टोरियल है, दूसरे के अंदर भी फैक्टोरियल है और तीसरे टर्म के अंदर भी हमारे पास फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेशन होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन होती है लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n लॉग ऑफ n माइनस n। तो इस फार्मूले के तहत हम ये तीनों टर्म्स के ऊपर ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, ताकि फैक्टोरियल से हमारी फैक्टोरियल से हम आज़ाद हो जाएं। सो GI फैक्टोरियल ये हो जाएगा GI फैक्टोरियल हो जाएगा GI लॉग ऑफ GI-n और इसी तरह NI फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा NI लॉग ऑफ NI-NI। और इसी तरह ये तीसरी टर्म है GI-NI फैक्टोरियल, तो पहले ये टर्म आ जाएगी पहली टर्म इंटू लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। तो ये तीनों जो हैं इसको हम ओपन कर लेंगे यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। GI फैक्टोरियल के ऊपर अगर हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो ये बनता है GI लॉग ऑफ GI माइनस GI। और NI फैक्टोरियल के ऊपर हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो NI लॉग ऑफ NI माइनस NI, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। और जो तीसरी टर्म है GI-NI फैक्टोरियल, ये हो जाएगा GI-NI लॉग ऑफ GI-NI माइनस GI-NI। तो माइनस से ये मल्टीप्लाई हो गई, पहली टर्म माइनस हो जाएगी और दूसरी टर्म जो माइनस थी वो प्लस हो जाएगी। सो अब हमारे पास एक ऐसी टर्म आ गई है जिसके अंदर फैक्टोरियल मौजूद नहीं है। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके जो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं उसको हमने कैंसिल आउट कर देना है। पहली टर्म है GI लॉग ऑफ GI माइनस GI माइनस NI लॉग NI प्लस NI माइनस, इसको माइनस ये ऐसी टर्म रह जाएगी माइनस GI-NI लॉग ऑफ GI-NI और ये खुल जाएगी, ये वाली जो टर्म है इनको हम लिख सकते हैं प्लस GI और माइनस NI। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि जो NI है वो प्लस और माइनस में मौजूद है और जो GI है वो भी प्लस और माइनस में मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास जो बाकी सिंपल टर्म है वो रह जाएगी लॉग ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू समेशन GI लॉग ऑफ GI माइनस NI लॉग ऑफ NI माइनस GI माइनस NI लॉग ऑफ GI माइनस NI। हमारे पास लॉग ऑफ GI माइनस NI हमारे पास टर्म आ गई है।
तो इसके ऊपर हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन लगाना चाहते हैं ताकि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव कर सकें। तो उसके लिए पहले हमें दोनों साइडों पे पार्शियल पार्शियल एन आई लेना पड़ेगा, या एन आई के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो मैंने इसकी दोनों साइडों पे पार्शियल पार्शियल एन आई लगा दिया है। अब ये बन जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कितने टर्म्स हैं। इसके अंदर देखें, ये पहली टर्म है जी आई लॉग ऑफ जी आई, और दूसरी टर्म है एन आई लॉग ऑफ एन आई, और तीसरी टर्म हमारे पास है। तो ये 3 टर्म्स है मेरे पास। तो तीनों के लिए अलग अलग मैंने पार्शियल पार्शियल एन आई लिख लिया है ताकि मैंने इनको अलग अलग से डेरिवेटिव लेना है और ले लूँ। पहली टर्म देखें, पहली जो टर्म है उसमें है जी पार्शियल पार्शियल एन आई जी आई लॉग ऑफ जी आई। तो इसके अंदर तो एन आई मौजूद ही नहीं है, ले जी आई कॉन्स्टेंट है, लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो गया। सेकंड टर्म के अंदर आप देखें कि ये है जी एन आई लॉग ऑफ एन आई, तो इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो ये पहली टर्म एन आई है और सेकंड लॉग ऑफ एन आई है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ पार्शियल सिग्मा एन आई, और सेकंड टाइम का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एन आई का डेरिवेटिव 1 ओवर एन आई इंटू एन आई का डेरिवेटिव 1 एन आई के लिहाज से। तो ये देखिए, ये सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ गया, प्लस सेकंड टर्म इज़ एज इट इज़ लॉग ऑफ एन आई, प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म है एन आई और इसका डेरिवेटिव, और ये 1 हो जाएगा एन आई का एन आई के लिहाज से डेरिवेटिव। सो ये जो बीच वाली टर्म है इसका हमने प्रोडक्ट फार्मूला इसके ऊपर लगा के हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास ये थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म के अंदर भी देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनका हमने डेरिवेटिव लेना है। और टर्म है हमारे पास जी आई माइनस एन आई और लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो जी आई माइनस एन आई है, और जो सेकंड टर्म है उसमें लॉग है लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। सो इसको कैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और ये जो फर्स्ट टर्म है वो सिग्मा जी आई माइनस एन आई है, मैंने एज इट इज़ लिख लिया। और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म है log ऑफ जी आई माइनस एन आई, तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर जी आई माइनस एन आई, और ये जी आई माइनस एन आई का डेरिवेटिव, जी आई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एन आई का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, ये मैंने ले लिया। प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ log ऑफ जी आई माइनस एन आई, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म के अंदर जी आई माइनस एन आई है, जी आई का टर्म डी आई का डेरिवेटिव 0 है एन आई के लिहाज से, और जी आई का डेरिवेटिव जो एन आई का डेरिवेटिव है वो 1 है, तो ये फिर -1 फार्मूले वाला -1 आ जाएगा। सो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एन आई ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एन आई, और सेकंड टर्म के अंदर ये सारा आप ऊपर नीचे कट जाएगा और ये आंसर -1 आ जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1, समेशन मैंने सबका एक ही ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा -1 माइनस लॉग ऑफ एन आई, और ये -1 ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई। तो यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग ऑफ एन आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉग का फॉर्मूला आ रहा है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एम ओवर एन, ये आ जाएगा लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई। सो मेरे पास ये टर्म आ गई फाइनल पार्शियल पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं उनके लिए हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन यूज़ करते आए हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो फाइंड हो सके, मोस्ट प्रोबेबल उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हम गेट कर सकें। सो उसकी डेफिनेशन है लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन की, पार्शियल पार्शियल एन आई लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एल्फ़ा पार्शियल पार्शियल एन आई इंटू एन आई माइनस बीटा पार्शियल पार्शियल एन आई जी एन आई ई आई। इस लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन के अंदर जो पहली टर्म है उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है लॉग ऑफ जी आई माइनस एन ओवर एन आई। तो ये मैंने पहली टर्म की वैल्यू पुट कर दी, और सेकंड टर्म के अंदर जो है वो अल्फ़ा बचा, और थर्ड टर्म के अंदर जो है वो बीटा ई आई हमारे पास आया।
अब मैंने देखा ये अल्फ़ा बीटा को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो ये आ जाएगा log ऑफ जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ये इक्वेशन बन जाएगी। और फिर मैंने इसका एंटी लॉग ले लिया है, तो ये आ जाएगा जी आई माइनस एन आई ओवर एन आई और ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। जी आई ओवर एन आई और ये कट जाएगा, वन आ जाएगा, वन इस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आई ओवर एन आई और वन प्लस ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइडों पे, तो ये आ जाएगा एन आई ओवर जी आई और ये समेशन वन ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस वन, ये आ जाएगा। और एन आई ओवर जी आई हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, चूँकि हम फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो बन जाएगा वन ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। अगर हम इस फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इन टर्म ऑफ फर्मी एनर्जी लिखना चाहते हैं, तो अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी से, और बीटा का हमें पता है ये वन ओवर के बी टी होता है, तो अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज़ मैंने चेंज कर दी। अल्फ़ा की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस ई एफ ओवर के बी टी और बीटा की जगह वन ओवर के बी टी और साथ में ई आई। के बी टी कॉमन है तो ये आ जाएगी ई आई माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस वन। तो ये फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म ऑफ फर्मी एनर्जी मेरे पास आ गया है। अगर हम इस फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल म्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू वन ओवर ई रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। सो अल्फ़ा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस बीटा म्यू के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा ई माइनस म्यू और प्लस वन, और बीटा जो है वन ओवर के बी टी होता है। तो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल जो है हमारे पास हो जाएगा वन ओवर ई रेज टू ई माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस वन। If we put the values of energy in Fermi-Dirac distribution function, it gives the probability of an electron to be present in this level. The values of Fermi-Dirac distribution function always lies between 0 and 1. In order to apply this function, one should know the values of energy and temperature. ठीक है जी, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट। देखिए किस स्टेट में, वहाँ पर पाए जाने वाली स्टेट इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बताएगा। सो जब हम कहते हैं कि व्हेन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन ई एफ, फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है, यानी एक ऐसी एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं जो कि फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है, वहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है। डेफिनेटली फर्मी एनर्जी का जो लेवल है वो ऐसा लेवल होता है जिसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, लिहाजा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो जब हम ई को हम ग्रेटर दैन ई एफ पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो इसकी बेसिक इक्वेशन है, तो हमारे पास आ जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो है, तो जब टेम्परेचर ज़ीरो है तो के बी टी ज़ीरो हो जाएगा, और ई आई जो है वो ग्रेटर है ई एफ, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। कोई पॉजिटिव वैल्यू है ओवर ज़ीरो, तो एनीथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, ई रेज टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, और वन ओवर इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी होती है, और वन एंड इन्फिनिटी ज़ीरो है। तो जैसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन, ऐसे स्टेट के अंदर दैट इज़ ग्रेटर दैन द फर्मी एनर्जी, वहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। फिर हम कहते हैं कि व्हेन ई इज़ इक्वल टू ई एफ और टेम्परेचर ज़ीरो है, जब आप ई को ई एफ के बराबर पुट कर दें तो ये ई रेज टू ज़ीरो प्लस वन आ जाएगा, और ई रेज टू ज़ीरो वन होता है, तो वन प्लस वन ये टू हो जाएगा, तो वन ओवर टू हाफ, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट फर्मी लेवल जो है वो हाफ हो जाएगी या 0.5 हो जाएगी। और फिर इलेक्ट्रॉन व्हेन ई इज़ लेस दैन ई एफ, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फर्मी लेवल से नीचे, तो फर्मी लेवल के नीचे तो बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वन आएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फर्मी एनर्जी से ऊपर ज़ीरो, फर्मी एनर्जी के बराबर 0.5, और फर्मी एनर्जी के नीचे 1 होगी। तो यहाँ पे हमने
व्हेन ई इज़ लेस दैन ई एफ और ई आई इज़ लेस दैन ई एफ, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू पहले की इन टर्म की वैल्यू कम है, दूसरे की वैल्यू ज़्यादा, तो नेगेटिव वैल्यू होगी। ओवर के वी टी जो है वो टी ज़ीरो है, तो इसका जो आंसर है वो ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी को मैंने वन ओवर ई रेज़ टू इन्फिनिटी पुट कर दिया प्लस वन, और ई रेज़ टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, तो वन ओवर इन्फिनिटी जो है वो क्या था, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा वन ओवर वन, और आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। When the temperature is 0, the value of Fermi-Dirac distribution function will be 0, half or 1. Or when we increase the temperature from 0 Kelvin, then width of the region affected by the temperature will be determined by kBT. ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस के अंदर एनर्जी है, वाई एक्सिस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एनर्जी का एक्सेस है, और यहाँ पर ई एफ आ गई, फर्मी एनर्जी। हम देख सकते हैं कि फर्मी एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन है, और फर्मी एनर्जी पे जाके इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हो जाती है, और वो तमाम एनर्जी जो फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हैं तो उनकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो केल्विन के ऊपर तो ये इस तरह की एक टर्म जो है वो स्केर्सी टर्म बन जाएगी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है आफ्टर ई एफ़, और बिफोर ई एफ़ जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ज़ीरो थी वो बढ़ती जा रही है, और पीछे यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ये है फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।